हेलो स्टूडेंट्स। देखो, तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लगा रखा है। अरे रात को कीड़ा खा गया था मेरे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, इस वजह से मैंने दवाई लगा रखी है। तो इसे देख के तुम कंफ्यूज मत होना कि सर के चेहरे पे की सांद्रता ज़्यादा हो गई है क्या। चलिए पॉइंट पे आते हैं। आयतन प्रतिशतता, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता होती है वैसे ही आयतन प्रतिशत भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये आयतन का परसेंटेज है। उसकी परिभाषा क्या थी कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। तो इसमें अपन परिभाषा कैसे देंगे, देखो ऊपर तो आ जाएगा विलय का आयतन, या तो लो लीटर में या फिर लो मिलीलीटर में। चलो मैंने मिलीलीटर में ले लिया, तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, मिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन ये भी किस में लेना पड़ेगा तुम्हें, एमएल में, और इनटू क्या लेना पड़ेगा, 100। अगर ऊपर लीटर लेते हो तो नीचे भी लीटर लेना पड़ेगा, तभी परसेंटेज निकल पाएगी। ऐसा मत करना कि ऊपर मिलीलीटर लिख लो और नीचे लीटर लिख लो, या फिर मतलब यूनिट्स एक ही रहनी चाहिए। तो ये आयतन प्रतिशत हो जाता है। और ये कब लगता है सूत्र, जब 2 बिलियन, दोनों ही बिलियन किसमें हो, द्रव में, मतलब विलय भी द्रव विलायक भी द्रव, तब जाके ये वाली इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। और एक बात और बता दूं, जैसे मैं यूँ कहूँ कि 25% V/V, क्या V/V, 25% V/V एथेनॉल है। एथेनॉल का क्या सूत्र है, दिमाग में आने चाहिए, सूत्रों को याद रखा करो, C2H5OH, ठीक है। ये एथेनॉल का सूत्र होता है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, आ गया 25% V/V एथेनॉल का तात्पर्य क्या है। तो कैसे लिखोगे भाई के 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में कौन है, 25 मिलीलीटर एथेनॉल, 25 मिलीलीटर एथेनॉल होगा, समझ जाओगे ना। तो भाई विलायक कितना होगा फिर, 75। 100 में से 25 को घटा दो, 75 ml आ जाएगा। तो समझ गए आयतन प्रतिशतता। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान परसेंटेज है, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट सांद्रता लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि W/V। एक द्रव्यमान होगा और एक आयतन होगा, इसमें दोनों ही चीज है, W भी है और V भी है। क्या सूत्र बनेगा, ऊपर तो द्रव्यमान यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे नीचे क्या आएगा, विलयन का आयतन। और ये तो लेना है तुम्हें ml में, और ये क्या लेना है, ग्राम में, और इनटू क्या कर देना है, 100, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे हमें परिभाषा बोलनी है तो कैसे बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर बिलियन में, देखो जो गुणा में होता है ना उसी को ही मानते हैं अपन। जैसे यहाँ पे लिखा था हमने 100 मिलीलीटर, और किसको मानते हैं, नीचे वाले को। कितना मानते हैं, जो गुणा में होता है, किसको मानते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। देखो इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल भी है, अभी करते हैं उस न्यूमेरिकल को। देखो ये क्वेश्चन है कि 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है। और ये बोर्ड में भी आ चुका है, सेम है, यही आया है। अब इसमें देखो हमें W/V दे रखा है, तो W/V का सूत्र याद होना चाहिए, यानी कि W/V तो कितना दे रखा है भाई हमारे लिए, 2, ठीक है। परसेंटेज तो वो भाई यूनिट है ही है, तो परसेंटेज से कुछ मतलब नहीं लगाना है, हमें ध्यान रखना। और जल विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है,
500 मिलीलीटर। अब हम यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाएं W/V, यानी कि विलय की मात्रा इकाई में ग्राम में और विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन इकाई में लेना भैया ml में, और इनटू क्या कर देना है 100 कर देंगे कि नहीं। W/V का मान कितना दे रखा है 2। विलय की मात्रा हमें हमसे पूछ ही रहा है, विलय की मात्रा, और विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है कितना है 500 और इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो विलय की मात्रा कितनी आ गई भाई, विलय की मात्रा आ गई 5 दूनी 10 ग्राम। ठीक है, तो कर सकते हो ऐसा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ये वाली बात है। चलिए अगली सांद्रता देखते हैं। देखो अगली सांद्रता है मोलरता। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस वजह से हमें ये पढ़नी पड़ रही है। पर पेपर में मोलरता का सूत्र वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, घबराओ मत, पर न्यूमेरिकल के लिए ये जरूरी है थोड़ी। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में ही बताया था तुम्हारे लिए कि इकाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमें जरूरी है। अब देखो मोलरता, ध्यान रखना, रारत है मोलरता। ऊपर तो आते हैं विलय के मूल, ठीक है, और बटे नीचे विलयन का आयतन, और ये जो आयतन लेना है हमें किस में लेना है, लीटर में। ठीक है, अब जैसे परिभाषा बतानी है तो परिभाषा कैसे बताओगे, मैंने क्या बताया था कि जो गुणा में है उसको मानना है, मतलब उतना मानना है जो गुणा में है, और किसको मानना है, नीचे वाले को। अब इसमें गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और किसको मानेंगे, विलयन के आयतन को। तो परिभाषा क्या बनेगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता, मोलरता। ठीक है, मोलरता कहलाएगी। अब इसमें तुम देखो विलय के मूल, विलय के मूल, विलय के मूल बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अनुभाग। ये किस में लेना है हमें, ग्राम में। हाँ भाई, तो इसमें देखो अगर इस वैल्यू को अपन इसमें रख देते हैं तो ये सूत्र क्या बन जाता है, मोलरता कैपिटल M से व्यक्त की जाती है, तो ऊपर आ जाएगा विलय का भार, विलय का भार, और ये भी किसमें, ग्राम में आ जाएगा, और बटे, और नीचे क्या आ जाएगा, विलय का अनुभाग, विलय का अनुभार, और इनटू विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन जो लेना है ये किसमें लेना है, लीटर में, और इनटू 100। एक सूत्र ये भी बन जाता है, और एक सूत्र ये भी बन जाता है। तो 2 सूत्र हैं, कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं अपन। तो ये मोलरता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगली सांद्रता लेते हैं मोललता। हाँ भाई, इसमें देखो मोललता, अगली सांद्रता की इकाई है मोललता। मोललता को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि जितनी भी सांद्रताओं में मोल शब्द आता है उनमें विलय के मोल जरूर रहता है उनके सूत्र में। ठीक है कि नहीं, जैसे मोलरता में विलय के मोल थे कि नहीं, तो अब ये मोललता है तो इसमें भी विलय के मोल तो आएंगे ही आएंगे ऊपर। ठीक है कि नहीं, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक की मात्रा। देखो इसमें जो है विलायक की मात्रा आएगी नीचे, और ये विलायक की मात्रा किसमें लेनी है, ग्राम में, और इनटू 1000। ठीक है,
तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र से परिभाषा क्या बनेगी, 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाएगी कि नहीं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब इसमें तुम देख सकते हो विलय के मोल का मान रख दो, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा, विलय का भार, और विलय का भार किसमें रखना है भैया, ग्राम में, और बटे विलय का अणुभार। और इंटू विलायक की मात्रा। किसमें, ग्राम में, और इंटू 1000 हो जाएगा कि नहीं, इंटू 1000। विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा, वो भी ग्राम में, और इंटू 1000। अगर हम विलायक की मात्रा को ग्राम में नहीं लें, किलोग्राम में लें, तो ऊपर से 1000 हट जाएगा, ठीक है नहीं। और तुम तो इसी सूत्र को याद रखो कि ग्राम में ही रखना, वैल्यू अपने आप सही आ जाएगी। ओके, अब इसमें देखते हैं अगली एक और सांद्रता। अगली एक और सांद्रता देखते हैं, मोल अंश मोल प्रवाह या मोल भिन्न। अवयव के मोल बटे सभी अवयवों के मोल। अवयव के मोल बटे सभी अवयवों के मोल, तो ये वाली बात होती है। तो अवयव के मोल, देखो मोल भिन्न जो है वो दोनों की ही निकाली जा सकती है, विलय की भी और विलायक की भी। तो इस वजह से अवयव के मोल लिख दिए हैं। जैसे मान के चलो विलय और विलायक हैं, विलय के मोल विलय के मोल को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, NB। बी माने विलय, बताया था ना कल कि इसमें बी शब्द का मतलब सदैव क्या रखना, विलय। और विलायक के मोल, विलायक के मोल बराबर क्या होगा, Na। ठीक है, तो मैं यहां पे विलय के मूल अंश निकालूं, विलय के मूल अंश यानी कि भाई XB है भाई, XB। तो ऊपर क्या आएगा, अवयव के मूल यानी कि NB, और बटे Na प्लस NB। भाई कुल मूल तो A और B दोनों हो जाएंगे कि नहीं। इसी तरह से XB तो हो ही गया, जैसे XA निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, Na प्लस NB हो जाएगा। अगर हम दोनों का योग कर दें, XA प्लस XB कर दें, क्यों भाई, तो XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, Na बटे Na प्लस NB प्लस Na NB बटे Na प्लस NB। तो XA प्लस XB बराबर लघुत्तम ले लो, क्या आ जाएगा, Na प्लस NB। Na प्लस NB से Na प्लस NB, तो ऊपर क्या बचेगा, Na, और इधर की तरफ क्या बचेगा, NB। नीचे भी Na प्लस NB है, ऊपर भी Na प्लस NB है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। XA प्लस XB बराबर आ जाएगा 1। यानी कि विलयन में सभी अवयवों के मूल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1। अब अपन देखते हैं यहां से, जैसे हमें एक अवयव की वैल्यू पता है तो दूसरे अवयव की वैल्यू पता कर लेंगे कि नहीं। यानी कि XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। XA बराबर
1 माइनस एक्स बी, या फिर हम एक्स बी बराबर निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से यदि हमें एक अवयव की वैल्यू पता है तो दूसरे अवयव की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना मूल अंश का कोई मात्रक भी नहीं होता है भाइयों, क्योंकि मोल बटे कुल मोल है तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मात्रक हीन राशि है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हें जो जरूरत की सांद्रताएं थी वो तो मैंने करवा दी। देखो एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस पे आधारित। देखिए 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला हुआ है तो सांद्रता मोललता में ज्ञात करो, ठीक है। मोललता में हमें ज्ञात करनी है, और मोललता का हमने बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल करते समय उसका सूत्र जरूर याद रखना। अगर उसका सूत्र हमें याद है तो ये समझ लो हम किसी ना किसी तरह से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर सूत्र याद नहीं है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी हालत में। तो चलो मैं यहाँ अपनी याददाश्त के लिए मोललता का सूत्र लिख देता हूँ। मोललता बराबर होता है विलय के मोल और बटे विलायक की मात्रा और इंटू 1000। कहीं पे भी लिख लेना तुम भी, अगर न्यूमेरिकल करो और दिमाग में याद रहे तो ठीक है, मैं तो तरीका बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इस सूत्र में एक तो विलय के मोल चाहिएंगे और विलायक की मात्रा ग्राम में चाहिएगी और इंटू 1000 में कर ही दूंगा। तो विलय कौन है इसमें? NaOH है। NaOH की मात्रा कितनी है भाई? यानी कि 4 ग्राम। और NaOH का अणुभार, क्योंकि मोल निकालने के लिए अणुभार की आवश्यकता होगी कि नहीं। NaOH का अणुभार यानी कि इसमें एक तो क्या है तुम्हारा Na है, प्लस एक क्या है ऑक्सीजन, और प्लस एक क्या है हाइड्रोजन। सोडियम का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का एक होता ही है। तो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है। तो अब हम मोललता का सूत्र लगा दें। मोललता बराबर विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में, बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा इकाई में, ग्राम में, और इंटू 1000। विलय की मात्रा यानी कि 4 और बटे अणुभार हो जाएगा 40, और विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 500 और इंटू 1000। ये लो मैंने कितनी बार कैंसिल कर दिया, ये 2 बार, और 4 दूनी 8, यानी कि 8 बटे 40, और 8 5 40, 1 बटे 5 यानी कि 0.2 स्मॉल m। यही आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाता है। कर लोगे ऐसे न्यूमेरिकल को, ऐसे ही सरल सरल न्यूमेरिकल आएंगे भाई, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है और हमें पता है शुद्ध जल की मोलरता, मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए, 55.5 होती है। और देखते हैं कैसे। मोलरता का सूत्र याद होना चाहिए। मोलरता यानी कि विलय का भार इकाई में, ग्राम में, विलय का अणुभार और इंटू विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। हमने बताया था न्यूमेरिकल करते समय पे सूत्र जरूर दिमाग में होना चाहिए, या फिर कहीं लिख लो, जैसे मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें ना तो विलय का भार दे रखा है लेकिन ना ही विलय का अणुभार दे रखा है। कोई बात नहीं दे रखा है, अणुभार तो ज्ञात कर लेंगे अपन। H2O का अणुभार, H2O का अणुभार होता है, इसमें दो तो क्या है, हाइड्रोजन है और प्लस एक ऑक्सीजन है, यानी कि 2 × 1 + 1 × 16, यानी कि 2 + 16 तो कितना हो गया भैया 18 है। तो H2O का अणुभार होता है 18 और इसका घनत्व भी तुम्हें पता होना चाहिए। H2O का घनत्व, H2O का घनत्व यानी कि D कितना होता है इसका 1000 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये वाली बात होती है। और घनत्व क्या होता है, भार बटे आयतन, यही तो होता है। जिसका घनत्व होता है भार बटे आयतन होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे हमें विलय का भार और यहाँ पर क्या है, विलयन का आयतन। तो अब केवल ये जल की ही तो पूछ रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा ही है कि H2O को किसी में मिलाया है, नहीं, ये केवल जल की ही मोलरता पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो विलयन का आयतन है, ये विलयन का आयतन नहीं होगा, ये क्या होगा, जल का ही आयतन होगा। किसका होगा, जल का। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, घनत्व के, ग्राम बटे आयतन, वेट बटे आयतन ही तो हो जाएगा। तो मोलरता बराबर हो जाएगी घनत्व यानी कि D बटे अणुभार। तो D की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1000। ये कहाँ से आई, याद रखनी पड़ेगी भाई कि शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है 1000 ग्राम प्रति लीटर। और अणुभार हमने निकाल ही लिया था 18, इसको काटोगे पीटोगे तो 55.5 m आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है कि 10% W/W H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। अब इसमें भी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, हमें केवल 10% W/W दे रखा है H2SO4। मोलरता का सूत्र दिमाग में रखो भाई। चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऊपर निकाल लूंगा सारी वैल्यू। मोलरता बराबर क्या होगा भाई, विलय के मोल या विलय का भार। डायरेक्ट लगा देता हूं किसमें, ग्राम में, बटे विलय का अणुभार और इनटू विलायक की मात्रा, और ये भी इकाई में ग्राम में, और इनटू 1000। ठीक है, तो 10% W/W H2SO4 के लिए हमें ये सारी चीजें की जरूरत होगी। तो पहले तो मैं इसका अर्थ निकालता हूं कि 10% W/W H2SO4 का मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में कितना है, 10 ग्राम H2SO4। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम H2SO4 आ गया, तो विलय का भार आ गया निकल के, यानी कि H2SO4 का भार कितना आ गया, 10 ग्राम। ठीक है, H2SO4 का अणुभार जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ के लिए। H2SO4 का अणुभार तो कितना आ जाएगा, 2 × H प्लस 1 × सल्फर और प्लस 4 × ऑक्सीजन। तो 2 × 1 प्लस 1 × सल्फर 32 और 4 × 16। तो 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौक 64। तो ये आ जाएगा भाई 98। कितना, 98 आ जाएगा। अब विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, यानी कि 100 - 10 बराबर 90 ग्राम।
भाई विलयन में से विलय को यदि हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विलायक की मात्रा आ जाएगी क्या नहीं। तो यहाँ से अपन अब मोललता निकालते हैं, सारी वैल्यू आ गई। विलय का भार कितना है 10 और इंटू 1000 ऑलरेडी है ये है, और विलय का अणुभार यानी कि 98 और विलायक की मात्रा कितनी है 90। कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन में तुम माहिर हुई कर लोगे। 10 से 10 मैं काट देता हूँ, तुम्हारे लिए सरल कर देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1000 बटे कितना हो जाएगा 98 इंटू 9 और है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.13 स्मॉल है, लगभग इतना आना चाहिए, कर लेना, ठीक है। तो इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल थे मैंने ये करा दिए। एक और क्वेश्चन है इसके नीचे कि मोलर ताप का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ये भी बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारा कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव होगा। मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन, ठीक है। अब ताप बढ़ाने पर क्या है कि आयतन बढ़ता है। आयतन, तुम सोच रहे होंगे कि आयतन कैसे बढ़ता है। भाई ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो द्रव अवस्था है वो किस में बदल देगी। तुम तो यार ठोस से ही लगा लो, हैं, ठोस है और ठोस का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पिघल जाएगा और पिघल के वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो आयतन किसका ज़्यादा हुआ, ठोस का के द्रव का। द्रव का ज़्यादा आयतन हो जाएगा। और फिर और गर्म कर दिया हमने, और गर्म कर दिया तो वाष्प में आ जाएगा, तो गैस का आयतन ज़्यादा होगा कि द्रव का, फिर आएगा आंसर गैस का। तो ताप बढ़ाने पर हर किसी का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो आयतन बढ़ने पर क्या होगा, मोलरता घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे उल्टे ही तो हैं ये। मोलरता यहाँ है और आयतन नीचे है, तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये चीज़ क्या होगी, घटेगी, कम होगी कि नहीं। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता सदैव घटती है क्योंकि आयतन का मान बढ़ता है। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को।